काउच पे बैठे पसीना आ रहा है, कास्टिंग काउच हो जाएगा। अगर लड़का हुआ तो उपमा वड़ा, और लड़की हुई तो उपमा। और इन कपड़ा नहीं पहना ना। क्या फिर मुहूर्त आया आज अपना? भाई मुहूर्त तो था ही अपना, अपन जगह अच्छा ढूंढ रहे थे पब्लिक के लिए। ब्रो पब्लिक जगह देखो, नया सेटअप आ चुका है। कैसा लग रहा है आपको नया सेटअप? गेजा मारे इसको तो। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है भाई मेरी आपने इंट्रो तो देखा ही रहेगा। मैं तो गीला हो गया हूँ नीचे इधर। आपने इंट्रो तो देखा ही रहेगा क्या। इंट्रो सा इतना मस्त। हम यहाँ पे पॉडकास्ट के साथ मैच भी बनाते हैं। यस यस। तो मतलब मैं सोचा था कि आ रहे तो पूरे तगड़े फोर्स के साथ, पूरा ऐसा अच्छे कंटेंट, अच्छा क्या बोलते हैं, स्टूडियो के साथ ही आते हैं और अच्छा कंटेंट देते हैं पब्लिक को एवरी वीक। ए तू वीक का तो प्रॉमिस ही मत कर। ठीक है रे, promises are meant to be broken। यप, ठीक है। तो जैसे तुम लोगों ने टाइटल में देख चुके हैं ऑलरेडी, आज हम करने वाले तेलगी स्कैम। ब्रो ये बंदे ने इंडिया के सिस्टम को हिला के रख दिया था भाई। और शायद से कैलकुलेटर्स को भी। सिस्टम सिस्टम भाई 30,000 करोड़ का स्कैम किया है बंदे ने। भाई जीरो भी कितने आते हैं उसमें? 10 जीरो आते हैं। भाई 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 10 नहीं 11 जीरो आते। मेरे को तो करोड़ तक का पता है, 7 जीरो आते हैं। उसके आगे मेरे को भाई सिखाया नहीं है, ना मेरे को सीखना है भाई। 30,000 में 4 जीरो आते हैं, करोड़ में 7 आते हैं। करोड़ में 7, हाँ तो कितना हुआ? 11 जीरो। छोड़ो ना भाई, जीरो का क्यों बात करना। आर्यभट्ट का हो गया संस्कार। जीरो भी इंडिया में हुआ था भाई फाउंड। अपने को इतना नॉलेज रहना आर्यभट्ट चाहिए। का संस्कार हो बट गया। अपने को इतना ज्यादा जीरोस का बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने बैंक बैलेंस में 2 जीरो का ही अमाउंट है ना मित। 2 रुपीज 2 रुपीज। तो पीछे चिल्लर का साउंड आता है। हम बैंक जीपे से पेमेंट करते तो टुडुम करके नहीं आता है, वो चिल्लर गिरने का आवाज आता है। इतना गरीबी। एटीएम पर 2 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, मजा रखते हैं साइड पे। अभी तेलगी के बारे में तुम लोगों को पता है कि उसने ऐसा ऐसा स्कैम किया, ये चीजें की है, बट किसको है ना उसके जर्नी के बारे में नहीं पता कि वो बंदा वहां तक पहुंचा कैसे। मतलब क्या उसने किया जिससे जो हम लोग नहीं कर सकते, उसने कुछ अलग किया, क्या ऐसा उसने किया। तो उसके लिए अपने को जा रहा है ना उसके पास्ट में जाना पड़ेगा पब्लिक। यस, सबको रिजल्ट पता है इसका क्या हुआ है। क्योंकि देखो हर्षद मेहता का सब लोगों को नाम पता था, ये बंदे के पास ये गाड़ी है, यहाँ पे रहता है, ये पैसा है, पर वो एक सीरीज ने उसके पास्ट का रिवील किया, वो क्या उसने जर्नी से गया है। भले व्हाइट वॉश किया है वो सीरीज को। हाँ बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो सीरीज में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करेगा कि उसने रियल में कैसे कैसे किया रहेगा। ये यू आर टॉकिंग अबाउट तेलगी राइट? हाँ ऑफ कोर्स। तेलगी भाई कुछ तो सरप्राइज आ सकता है। तेलगी का बात कर रहे हैं तो कुछ तो स्टे ट्यून्ड। फिंगर क्रॉस्ड। लेट्स होप, लेट्स होप। मैंने तो मेरे पैर के फिंगर भी क्रॉस करके रखे। मेरे तो बाल भी क्रॉस हो गए एक दूसरे पे। तो फिर अब्दुल तेलगी कौन है उसको जानने के लिए अपने को ना तो उसके पास्ट में जाना पड़ेगा कि बंदे ने किया क्या है कि वो ये मुकाम तक पहुंचा ब्रो। तो अपन थोड़ा बहुत पीछे जाते हैं तो देखते वो बॉर्न हुआ था 1961 में खानापुर नाम के एक टाउन में जो कर्नाटका में। मतलब बहुत छोटा सा टाउन है, ज्यादा लोग जानते नहीं है ऐसा टाउन है। और फिर उसके पापा भी एक नॉर्मल साधारण सी जिंदगी जीते थे, जैसे एक रेलवे स्टेशन पे है ना क्लास 4 के रेलवे ऑफिसर थे वो बस। ठीक है, लेकिन उनका एक ट्रेजेडी है वो अर्ली स्टेज पे कि उसके डैड का बहुत अर्ली डेथ हो गया। और वो जब सिर्फ 7 साल का था तो सब उसके डैड का डेथ हो गया। उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी एंड वो अकेला था। उसके प्लस उसके 2 भाई थे, उसके मॉम को उसको सबका ध्यान रखना था। तो फिर एट अ अर्ली एज वो अपने 2 भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे उसके पापा काम करते थे वहां पे वो फ्रूट्स बेचना चालू करता है। तो मतलब उसने स्टार्टिंग से स्ट्रगल देखना चालू कर दिया था। ठीक है, पर ऐसा देखा जाए ना कि जो भी स्कैम करते हैं ना वो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, दोनों देखे लोग हैं। तो उसको भी स्मार्ट था, वो उसको पढ़ने की बहुत इच्छा थी। तो उसने भले पैसे नहीं थे उसके पास पर उसने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। उसने बीकॉम तक ब्रो ग्रेजुएशन डिग्री लाई है घर पे और वो कंटिन्यूसली पढ़ाई पे भी ध्यान देने लगा और जो उसके रेलवे स्टेशन बाकी काम थे वो भी करने लगा। तो फिर उसने बीकॉम में ग्रेजुएशन किया एंड उसकी फिर स्ट्रगलिंग लाइफ चालू हुई जब वो जॉब्स के लिए जाने लगा। और जब उसका ये भी बोलते हैं ना कि वो क्योंकि वो स्मार्ट था, स्ट्रीट स्मार्ट था और उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी थी करके उसको जॉब्स मिलने में प्रॉब्लम नहीं हुई। और वो टाइम पे क्या जॉब वैकेंसी बहुत रहती थी कंपेयर टू टुडे। यहाँ पे साला
कितना लाइन लगाने पड़ते हैं अपने को एक जॉब के लिए। आज जॉब मिलता है बट सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं मिलता है आज। एंड मेरे को लगता है कि इतना उसका क्या बोलते स्ट्रगल वाला ये था तो स्कैम नहीं करना चाहिए था। इंडियन आइडल में जाके ऑडिशन में बोल देता कि मैंने इतना मेहनत किया है, नेहा कक्कर तो आके पैरों में चरणों में आती थी वो। 2-3 आंसू गिरा देता ना, मैं बोल रहा सिलेक्शन हो जाता, वो आता फिनाले में आता। एंड मुंबई वो इंडियन आइडल के लिए आता, जॉब ढूंढने नहीं आना पड़ता ना उसको। मुंबई का मैंने बताया नहीं है, वो मुंबई में आता भी है बाय द वे। वो तो ठीक है, सबका है वो, मतलब ऐसा सपनों का शहर है तो फिर अभी सबको आखिर में इधर ही आना, भी पैसे कमाना है तो थोड़ा और पीछे जाते हैं। वो जॉब पे ना उसको फिर मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। जैसे भले वो उसको पैसे मिल रहे थे, उसको अप्रिसिएशन मिल रहा था, बट है ना बोलते हैं वो लेजी बहुत था, बहुत लेजी था, काम पे ध्यान नहीं देता था, डेडलाइंस पूरे नहीं करता था। तो उसकी वजह से उसको बहुत जॉब से निकाला भी गया, फायर कर दिया उसको लेजिट। और वो कुछ जॉब से वो खुद भी निकल गया फॉर द मतलब XYZ रीजन से। ठीक है। तो फिर बाद में उसको वहाँ पे सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा था, तो फिर उसने सोचा कि मैं मुंबई में जाकर ट्राई करता हूँ और थोड़े पैसे मिलेंगे, लाइफ अपग्रेड होगा, कुछ ना कुछ तो बेटर होगा लाइफ में। मुंबई में गया, उसका सेम पैटर्न दिखाया गया कि वो जॉब्स कर रहा है, उसको आपस मजा नहीं आ रहा है, लेजी की वजह से उसको आपस फायर किया जा रहा है। तो वो ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा था जो कर्नाटका में हो रहा था। तो फिर उसने सोचा कि भाई दुबई में उसके फ्रेंड्स भी थे बहुत सारे। दुबई नहीं, सऊदी, आई थिंक सऊदी था। सऊदी था क्या? दुबई सऊदी सब सेम ही है हम लोग के लिए। इंडिया के बाहर किधर भी जाओ हम लोग को सब एक ही लगता है। ईस्टर्न कंट्रीज। हाँ, तो फिर सऊदी अरेबिया था, सॉरी माय मिस्टेक। तो फिर सऊदी अरेबिया में उसके दोस्त भी थे 2-3, वो लोग बहुत पैसा छाप रहे थे, उसको ऐसा लग रहा था करके वो सोचा कि अभी मेरे को उधर जाना चाहिए। तो वो 7 साल उधर काम भी, कितने साल काम किया? 7 साल वहाँ पे काम भी किया उसने। फिर वहाँ पे क्या काम किया वो अभी तक पता नहीं चला, हम लोग को रिसर्च करने का ट्राई किया बट वी डिडंट गेट एनीथिंग। उसने 7 साल वहाँ पे काम किया, वहाँ पे भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और उसने छापे ना पैसे, थोड़े पैसे बनाए। अच्छा जिंदगी जी सकता है वैसे उसने छापे पैसे वहाँ पे। हाँ, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से अच्छे पैसे छापे। स्टेबल लाइफ दे सकता था, वैसा कर लिया था। बट बोलते हैं ना कि थोड़ा अय्याशी रहता है या फिर ग्रीड रहता है और ज़्यादा पैसे का, उसको क्विक मनी चाहिए था पहले से ही, तो उसको और चाहिए था कि और कमाओ ये वो सब। पर तेली के पैटर्न में थोड़ा दिखा वो लालच कि अभी मैं समझ में कर्नाटका का हूँ और मेरे को एक जॉब मिल रहा है अच्छा खासा, तो मैं चल जाएगा जिंदगी, मतलब। पर वो फिर उधर से मुंबई गया, फिर उधर से सऊदी अरेबिया गया, मतलब उसका ऐसा है कि मनात नाही तर करायचं नाही। हाँ ऑफ कोर्स। अरे मतलब ऐसा रहता है ना कि उसका थिंकिंग ही वैसा रहेगा कि कम में सेटिस्फाई नहीं होएगा ऐसा। और उसका ट्रेलर जो टीजर आया है उसमें भी बोला है ना कि मुझे पैसे कमाने का कोई शौक नहीं है, पैसा बनाया जाता है, कमाया नहीं जाता। भाई वो क्या लाइन था ब्रो, मतलब। तो अभी उसका लाइन है कि ये डायलॉग राइटिंग है वो, बट उसका जो नेचर दिख रहा है अपने रिसर्च के हिसाब से उस पे सूट हो रहा है वो डायलॉग, मे बी वो सेम रहेगा। एंड वो जब ये डायलॉग कोई आके सामने इधर बोलेंगे तो अलग हाँ, ही मतलब भाई हिल जाएंगे, वजन पड़ेगा, गूज़बम्स जुरजुरी छूट। तो वो वहाँ पे गया सऊदी अरेबिया में, एंड उसको पता चला कि इंडिया से जैसे वो गया था सऊदी अरेबिया में, वैसे और भी बहुत लोग हैं जिनको सऊदी में जाना है जॉब करने के लिए, बट वो लोग कर नहीं पा रहे या फिर आ नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उसको ये एज अ अपॉर्चुनिटी उसने लिया, एंड उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि अब मैं ये कर सकता हूँ करके। बराबर। तो उसके बाद तू कुछ तो बोल रहा था ना कि वो वापस मुंबई आया एंड उसने। हाँ, तो अभी देखो भाई, एटलीस्ट मतलब मुंबई है, जो काम तुम मुंबई में कर सकते हो वो किधर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो फिर वो दुबई 7 साल काम करके भी मुंबई आया। वो जो विरल ने बोला आइडिया था जो उसका पासपोर्ट वाला, तो फिर उसने क्या सोचा कि वो है ना, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको फेक डॉक्यूमेंट्स करवा के वो इलीगली उनको दुबई या फिर सऊदी अरेबिया भेजेगा, मिडिल ईस्टर्न। तो वहाँ पे भेजेगा वो। और मतलब सिर्फ ये नहीं था, और भी बाकी सारे जगह भी थे। तो फिर उसने ये धंधा चालू किया जो तुम लोग ने बजरंगी भाईजान में देखा रहेगा, जो मुन्नी के साथ स्कैम होता है ना, वो ये लोग ने बाकी लोग के साथ चालू कर दिया इसने। मतलब देखा जाए तो फिर वो बजरंगी भाईजान देख के उसने किया। तेलगी मामा नहीं था, मामा बनाता था। तो फिर ऐसा चीज किया उसने। तो फिर बाद में इसके मतलब ये स्टार्टिंग था जब वो इलीगल बिजनेस में घुसने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो फिर बहुत साल तक तो ये बिना मतलब उसके डॉक्यूमेंटेशन का वो जो परफेक्शन था ना, वो कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। इमिग्रेशन पासेस बनाता था, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, फेक वीजाज, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट्स, और ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स रहता था जो ऐसा बाहर ले जाने के लिए काम रहेगा, वो सब वो एकदम बारीकी से बनाता था कि कोई पकड़ा ही नहीं जाता था कभी। आर्टिस्ट था, मतलब प्रॉपर आर्टिस्ट। फर्जी निकला भाई। फर्जी निकला।
तो फिर ये सब उसने चालू किया, तो उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा था बहुत साल तक, ठीक है, उसने ये बहुत साल तक कंटिन्यू किया, बट फिर आखिर में बैंगलोर पुलिस का ध्यान गया। नहीं, मतलब एक जगह से पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि ये इलीगल काम हो रहा है, हाँ, तो उसको पहली बार अरेस्ट किया। एंड इधर से ही मेन प्लॉट शुरू होता है इसका, कि जेल में गया। एंड लोग जेल में क्यों जाते हैं, ऐसा सुधरने के लिए, मतलब 2 रीज़न रहता है जेल जाने का। या तो लोग जेल जाके सुधर जाते हैं उधर का हवा खा के, या तो उधर तुम जैसे और हरामी लोग मिलते हैं जिससे और ऐसा खराब आइडियाज आता है। भाई गैंग्स बनती है वहाँ पे हाँ। लेजिट। तो वो जेल गया एंड उसको वहाँ पे मिला राम रतन सोनी, जो कोलकाता में ऑलरेडी बहुत स्कैम नहीं बोल सकते, बट ऐसा फ्रॉड कर रहा था स्टैम्प पेपर रिलेटेड ही, और शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारा करता था, फेमस था स्टॉक एक्सचेंज। एंड वो फ्रीक्वेंट ये था, मतलब जेल आना तो हमारा रोज का काम हो गया है, ऐसा है वो, मतलब। तो वो जेल में उसको मिला एंड उसके तरफ से राम रतन सोनी के थ्रू उसको बहुत कुछ पता चला स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में, कि कैसे कैसे फेक स्टैम्प पेपर बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, ये वो सब। तो 1992 में उन लोग को रिलीज कर दिया जेल से, दोनों को। 1992 में 1992 क्या कोइंसिडेंस है ये? वन एट द एंड एंड अदर एट द स्टार्ट। हाँ लेजिट ब्रो, एक ने शुरुआत किया, एक का खत्म नहीं हुआ तभी हर्षद मेहता का भी स्कैम शुरू हुआ था। मेन सामने आया था, स्टेज में था तभी, सामने आ गया था कि इसका नाम स्कैम में चढ़ चुका है। सोचो मतलब तेलगी ने देखा रहेगा ब्रो ये बंदा, ने डैड ने भी, सब लोग ने देखा ही है। पर अपने को अलग ही गूज़बम्स आता है रे हर्ष मेहता का नाम सुन के। अपन भी वो एरा में थे कि नहीं, 2002 बॉर्न है अपन। वो उसका कब होता है? 90s में चालू किया उसने, उसका डेथ कुछ तो 2000s में हुआ। ऐसा अपन तभी रहेंगे ना, तभी में थे। नट्स बोल देता है भाई। तो हर्षद मेहता के टाइम पे वो रिलीज हुआ तभी ऐसा, एंड तभी ये लोग ने साथ में काम करना चालू कर दिया। दोनों साथ में काम कर रहे थे एंड यही सब काम, कि फेक स्टैम्प पेपर ये वो सब ऐसा। एंड उसमें इन लोग का कुछ तो भी झगड़ा हो गया, बिग बॉस फुल सिस्टम। तो उसके वजह से लोग ने दे पार्टेड देयर वेज एंड उन लोग ने अलग अलग चालू किया। क्या मतलब अभिषेक और एल्विश अलग हो गए? भाइयों के बीच में झगड़ा, करार यूट्यूबर्स। तो बट राम रतन सोनी के साथ वो जितना टाइम था ना, उसको क्लियर आइडिया आ गया था कि स्टैम्प पेपर का स्कैम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या लूप होल्स है उसमें, तो उसने वो सब पकड़ लिया। पर तुम्हें को बता, वो उसके बिना इतना बड़ा किया, रतन सोनी के साथ करता तो कितना बड़ा होता? तो 60,000 करोड़ होता, या तो बढ़ता या तो कम होता, क्योंकि वो जो काम अकेले उसने केयरफुली किया, वो शायद से उसके से पकड़ा जा सकता। बट एक्चुअली इसमें एक प्लॉट भी है कि वो दोनों बीच में साथ में ही काम करते थे। स्टार्ट ये लोग ने साथ में ही किया था, बट फिर ये लोग ने बीच में अपार्ट कर दिया था बिजनेस। मतलब माइनर स्टार्टिंग साथ से ही किया था, एकदम साथ मिलके ही कर रहे थे। फिर ये लोग अपार्ट हो गए एक पॉइंट पे आके। बाद में ये आगे तो बहुत ही इसने डेलिकेसी से काम किया है, बहुत केयरफुली काम बहुत किया केयरफुली। उसको कैसे नहीं पकड़ा होल सब पता चल गया ना कि इसमें क्या क्या कमी है, तो उसने वही सबको प्लस पॉइंट बनाया खुद का, कि इससे तो लोगों को येड़ा बना सकते हैं ऑलरेडी। एंड उसने सोचा कि अभी फेक स्टैम्प पेपर्स बनाना चालू करना चाहिए। एंड मैं तुम लोग को बता दूं कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम में स्टैम्प पेपर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब कोई भी 2 जन के बीच में जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्टैम्प पेपर रहता ही है, भले वो बिजनेस डील्स हो, प्रॉपर्टी डील्स हो, या फिर इवन शादी इंडिया में तो शादी तक का भी कॉन्ट्रैक्ट जैसा शादी होते रहेंगे दिन में। हाँ, तो ये सब के लिए स्टैम्प पेपर नेसेसरी है। तो उसने सोचा कि अभी फेक स्टैम्प पेपर बनाना चाहिए। तो अभी कोई भी बिजनेसमैन रहेगा ऐसा जिसका इतना पावरफुल माइंड है, तो कॉन्टैक्ट्स भी वो तो बनाएगा ही ना, ऑफ कोर्स। तो उसने इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में कॉन्टैक्ट्स बनाना चालू कर दिया, कि जिससे उसको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि ये सब इंडस्ट्री में और क्या क्या हो रहा है। तो उसने कॉन्टैक्ट्स इतना तगड़ा बना लिया कि उसको मालूम पड़ा कि जो स्टैम्प पेपर का प्रिंटिंग प्रेस होता है, उसका जो मशीन्स होता है वो पुराने मशीन्स का ऑक्शंस होता है। एंड ये अभी नॉर्मल बंदे, तू या मैं या ये, ऐसा मशीन मिल रहा है तो मशीन लेंगे भी नहीं। पहली बात तो ऐसा अपना काम ही नहीं है। पहले तो मेरे को पता नहीं था स्टैम्प पेपर का भी स्कैम हो सकता है ब्रो, ये मेरे को कैटेगरी नहीं पता था। हाँ। ये चीज पे भी हो सकता है। तो ये तो एक स्टैम्प पेपर का जो मशीन रहता था ना, वो नॉर्मल जो लोग कबाड़ी वाले वगैरह रहते थे, एकदम नॉर्मल भाव में लेके बेच देते थे वो लोग। मतलब उसका वो डिसमेंटल होता था, वो सब होता रहा। किसी को इतना आइडिया आएगा ही कैसे कि इससे इसको ठीक करके वापस भी कर सकते हैं इसका। तो उस बार
उसने ऐसा सोचा कि ये मिलता है, तो नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में एक बार ऐसा एक ऑक्शन चल रहा था जहाँ पे ऐसा बोलते कि उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बिड किया एंड एक मशीन खरीद लिया वैसे ही। तो अभी बिगड़ा हुआ मशीन है वो ऑफ कोर्स, तो उसने यहाँ से चालू कर दिया सब लोग को ब्राइब करना। तो उसने सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस वालों को ब्राइब कर दिया वहाँ पे एंड वो मशीन को ठीक करवा दिया। मशीन ठीक करवाया एंड बंदे ने इतना क्लेवरली किया ना ये सब कि अभी तू स्कैम कर रहा है, तू पकड़ा जाना ही नहीं चाहिए। तो उसने स्टैम्प पेपर्स बेचने का लाइसेंस भी ले लिया उन्हीं ऑफिशियल्स को पैसा खिला के। डैम ब्रो। एंड फर्जी में कैसा वो एकदम मतलब प्रॉपरली सब बनाता है कि पकड़ ही ना पाए। तो स्टैम्प पेपर्स में भी वो ऑफिशियल वो पेपर्स चाहिए, इंक चाहिए, वो भी इसने ले लिया। एक मेरे को डाउट है, ये सब काम अभी वो तेलगी खुद करता था कि उसने किसको अपॉइंट किया था आर्टिस्ट जैसा? अभी पता चलेगा। ओ तो इसने सब ऐसा खरीदा, पूरा खुद का टीम वगैरह बनाने का चालू कर दिया एंड यहाँ से उसका 350 प्लस जितना सेल्स का टीम बन गया पूरा। हाँ, मतलब एक बंदे के अंदर वो लेवल में 350 लोग से ज्यादा काम कर रहे हैं। और वो 350 जन कौन थे उनका वो भी तो पता, डिग्री MBA सब MBAs थे ब्रो। हाँ और वो टाइम पे MBA वाज अ बिग डील। हाँ ऑफ कोर्स। 350 जन स्टूडेंट्स एक्चुअली उनको खट्टा करना ब्रो वाज आल्सो। अरे मतलब उसने ये इंजीनियर्स और MBAs का तभी ट्रेंड था, मतलब जिसको देखो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, MBA अभी भी है, अभी भी है, बूम था तभी। अभी भी है। MBA का सौहार को तो MBA कर रहा है, इंजीनियरिंग का नहीं है। उसको बूम नहीं कहते, उसको भेड़ बकरी वाला चाल कहते। अपन भी MBA करते हैं। मैं बनूंगा एक्टर। तो उसने ऐसा चालू किया, नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से वो मशीन वगैरह लिया, लाइसेंस लिया, इंक पेपर सब लिया एंड फिर बंदे ने चालू किया फेक स्टैम्प पेपर प्रिंट करना। तो इधर उसने प्रिंट भी किया एंड वो क्या करने लगा, स्टार्ट में तो ऑफकोर्स स्मॉल स्केल से स्टार्ट करेगा ना वो, तो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के बीच में वो अपना स्टैम्प पेपर्स डाल देता था, तो जिससे लोगों को शक ना हो। ऐसा स्टार्ट उसने ऐसे किया, मतलब वो डायरेक्टली फेक ऐसा खुल्लम खुला नहीं बेच रहा था। स्टार्ट स्मार्ट उसने यार। ऐसे कर दिया। फिर उसका टीम तो था ही, 350 प्लस एम्प्लॉयज थे उसके जो बेच रहे थे ये सब। एंड फिर बट अभी इसमें मेन पॉइंट है, सिर्फ मतलब 100 स्टैम्प पेपर के बीच में 5 स्टैम्प पेपर डाल के आप 30,000 करोड़ का स्कैम अभी तक भी नहीं कर सकते, 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे आप। तो उसने क्या किया, उसका पॉलिटिशियन के साथ मैचअप था, सब जगह था उसका, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साथ और में बहुत बड़े बड़े नाम भी थे, वो आगे बताते हैं। तो ये लोग ने, इसने इतना पहचान लगाया और इतना सही दिमाग लगाया, इसने जैसे बोला ना कि वो प्रिंटिंग प्रेस वालों से भी पहचान था, तो उसने रियल स्टैम्प पेपर्स जो आते थे ना, वो नकली एड्रेस पे कुरियर कर दिए बहुत सारे बल्क में। तो उससे मार्केट में रियल स्टैम्प पेपर का शॉर्टेज और उसके जो फेक स्टैम्प पेपर जो रियल दिखते थे वो एक साथ बल्क में घुसा दिए। तो उसने पे किया होगा ना वो रियल स्टैम्प पेपर्स के लिए। इतना bribe पैसा था करता उसके था पास, वो। इतना पैसे वो क्या वो पासपोर्ट वाले इससे आया उसको, नहीं, उसने नहीं। ब्राइब भी किया, मशीन के लिए बिड भी किया, तो पैसा चाहिए ब्रो इसके लिए तो हाँ बड़ा। वो है। तो रहेगा इसका बैक स्टोरी। तो ये जैसे बोला कि उसने जाके फेक एड्रेसेस पे वो जाके भेज देता था वो। फिर अभी पैसा कमाना है, शॉर्टेज क्रिएट भी हो गया, बट तू ये बेचेगा कैसे? मतलब ऑलरेडी मार्केट में इसका शॉर्टेज है। अभी समझ मैं स्टैम्प पेपर डीलर हूँ या फिर बेच रहा हूँ दुकान पे कोई भी, एंड तू एक है जिसको स्टैम्प पेपर का ज़रूरत है, तो तू ऑफ कोर्स तभी सोचेगा ना कि इसके पास कैसे आया वो स्टैम्प पेपर। ऑफ कोर्स। तो उसने तभी ऐसा स्मार्ट प्ले किया कि बाहर अगर वो स्टैम्प पेपर ओरिजिनल 500 में मिलता रहेगा तो ये कम रेट में बेचता था, ये 300 में बेचने लगा। तो तभी फिर तू तो देख रहा है ना कि मेरे को कम में मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अभी कोई भी बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेगा हाँ। तो वो सस्ता ही लेगा। तो लोग लेने लग गए इसके पास से। एंड 350 प्लस जो इसके सेल्स के वो एम्प्लॉयज़ थे ना, इसने उनको स्मार्टली वहीं पे प्लेस किया कि जहाँ पे स्टैम्प पेपर्स का रेगुलर नीड होता है, मतलब कोर्ट के बाहर या फिर ऐसे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर जहाँ पे लोग खरीदने ही वाले वो सब चीज़, तो वहाँ पे जाके उसने उनको बेचना शुरू कर दिया। इसके पीछे एक और चीज है, पता है क्या? क्योंकि यूजुअली 350 जन का स्टाफ को हैंडल करना बहुत बड़ा बात है। हाँ। और इनमें से किसका एक जन भी पकड़ा गया मुंह खोल तो देगा। खेल खत्म। तो फिर इन लोग ने ऐसा थियरी है, मतलब वी डोंट हैव अ बैकअप फॉर इट। उसमें क्या है कि इसका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस था, जो ये जो 350 जन के जो स्टाफ है या तो जो आगे बढ़ भी गया स्टाफ, उनको प्रोटेक्शन देते थे। वाह। प्रोटेक्शन समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो कि अगर तू बोला तो
समझा ना हाँ, मतलब। मतलब वो भी हो सकता है। तो वो अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन था उसका, और वो लोग इसको प्रोटेक्शन देते थे, तेलगी को भी प्लस ये जो एम्प्लॉयज है उनको भी, ताकि अगर ये पकड़े जाए ना तो भी कुछ हो जाए अंदर से, मतलब या फिर पकड़े ना जाए कुछ चीजों की वजह से ऐसा। तो उसने ऐसा चालू किया बेचने का ये वो सब, एंड विद इन 5 years वो करोड़पति बन गया। बट बोलते हैं ना वो लालच रहता है ऐसा, तो और चाहिए, जो ये चाहिए, जो ये चाहिए, जो ये चाहिए। आप दो ना तो और लालच आया उसको, फिर मतलब उसको और बढ़ाना था तो करते ही लग गया। एंड फिर इतना लार्ज स्केल पे हो गया ना वो, कि ब्राइब करना तो उसका मतलब ऐसा डेली काम हो गया। एंड ब्राइब करते करते उसने इतने लोगों को पैसा खिलाया है ना, कि ऐसा बोलते हैं कि एक असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो रहता है, पुलिस ऑफिसर, जिसका मिनिमम सैलरी 9,000 10,000 रुपीज़ तभी के टाइम पे था, उसने उसको ब्राइब कर करके 100 करोड़ का नेटवर्थ बनाया उसका। 10,000 से 100 करोड़। मतलब 5 साल में इतना ग्रोथ है। 100 करोड़ दिया है उसको, भाई ने उसके क्या बोलने का उसको, लाइफ चेंज कर दी उसकी। मतलब एंड ऐसा बोलते हैं कि उसने ये स्कैम को सिर्फ एक जगह पे नहीं किया, मुंबई में नहीं किया, उसने इस स्कैम को इंडिया के 25 स्टेट्स में फैलाया, 17+ सिटीज़ में। इतना सब होते ही जा रहा है। बहुत बड़ा स्केल हो गया। किसी को कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। जिन लोग को थोड़ा बहुत समझ रहा था, कुछ तो बोलते कि 25+ FIRs इसके अगेंस्ट हुए थे। FIR किया था उस पे, तो पुलिस ने इग्नोर किया। बट ब्राइब करता था ये सब लोग को, सब इसके जेब में थे, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये वो सब। एंड तभी ऐसा बोलते हैं कि मुंबई डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर या फिर ऐसा कोई तो भी कुछ तो नाम था उनका, वो उनके ऊपर चार्जेस आ गया कि ये भी शायद इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। बट कुछ एविडेंस नहीं मिला, इसके वजह से उनको छोड़ दिया। कर नहीं पाए। बट अभी वो एविडेंस नहीं मिला कि मिटाया गया, दैट वी डोंट नो। वी डोंट। कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा सब हुआ, एंड ये ऐसा करने के इसमें बहुत आगे गया। एंड अय्याशी बोलते हैं ना इसको, तो इसने एक रात में बार मतलब ये डांस बार्स में जाता था, इसको बहुत ऐसा मज़ा आता था वो सब चीज़ में। तो एक रात में इसने एक, या फिर मैं शायद प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करता हूँ, तो वो एक बार डांसर के ऊपर 93 लाख रुपीज़ उड़ाया एक रात में। एक्चुअली वो क्या स्टेटमेंट था पता है, उसने उड़ाया नहीं था, उसने उसको उड़ाया भी था, पर जस्ट टू स्लीप विथ हर फॉर अ नाइट उसने इतना उसको पे किया था, जो एक लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। डेंजर। एंड ऐसा बोलते थे कि ये एक उसका मिस्टेक हो गया जहाँ से लोगों के नज़र में आ गया वो, कि इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से ऐसा। ये जो गुरूर ही रहता है, मेरे को लगा वही तोड़ता है बे। हाँ, क्योंकि हर्षद मेहता ने भी, मतलब उसमें गुरूर तो था ही, तो सबसे पंगे लिए बे, उसने सबसे पंगे लिए, इसने भी ऐसा कम पंगे नहीं लिए, तेलगी ने भी। सब बोलते हैं कि सीरीज़ में तो हर्षद मेहता को मतलब जैसा बताया है वैसा रियल में नहीं है। मतलब जब मैंने सीरीज़ देख के मेरे फैमिली मेम्बर्स को पूछा था जिन्होंने तभी ये सब एक्सपीरियंस किया था, तो वो लोग मेरे को बोलते हैं कि वो रियल लाइफ में बहुत एरोगेंट था ऐसा, एंड उसने सच में बहुत कुछ झोल झपाटा किया था ऐसा। पर एट द एंड अपन कुछ बोल नहीं सकते ना, आप उनके घर पे जाके उससे मिले हैं ना अपन ने, ये सिर्फ ट्रुथ उसके फैमिली मेंबर्स बता सकते कि वो कैसा था। सीरियस क्या बात है, लोग क्या बोले उससे क्या पता चला। तो इसने मतलब बोलते ना औरत का चक्कर बाबू भैया, तो फंस गया बेचारा तभी थोड़ा। बट फिर भी कुछ किसी के नज़र में आ गया वो, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके वजह से इसको। एंड फिर उसके पास इतना पैसा था ना कि वो सैक्स में अपना पैसा जमा करके रखता था, एंड उसको खुद को ये पता नहीं रहता था कि कितना पैसा उसने रखा है उसके बोरी में भाई साहब। मतलब थोड़ा पाब्लो एस्कोबार के लेवल पे आ रहा था, वो दीवार में डाल रहा है, ये सैक में डाल रहा है ऐसा। एंड फिर थोड़ा मतलब ये सब चल रहा है, बहुत छाप लिया, एंड तब तक उसके 36+ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हो चुके थे अराउंड इंडिया। बाहर भी रहेंगे ब्रो, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, हाँ, अरेबिया, सऊदी अरेबिया। मतलब ऐसे है, ऐसे पता है, ऐसे लोग बोलते हैं कि तेलगी के एक्चुअली बाहर बहुत टाइज थे, हाँ,
बाहर के अंडरवर्ल्ड के साथ, या फिर बाहर जो स्टैम्प पेपर या फिर मनी का रैकेट साला था ना, उनके साथ भी उसका कनेक्शन था। और ऐसा भी बोलते हैं कि जो मशीन्स है ना, चल आगे स्टार्टिंग में तो वो बिडिंग करके कितनी ही मशीन ले लेगा ब्राइब करके, ऐसे बोलते हैं कि उसको बाहर से भी उसने बहुत मशीन्स मंगाए थे ताकि इसका जो प्रोडक्शन है और फास्ट और बड़ा हो जाए। अभी भाई वो अभी तक वो लोग ना इंडिया बाहर इन्वेस्टिगेशन वो लोग ने बढ़ाया, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित रखा है एक्चुअली, तो बाहर का पता नहीं क्या है। सो हियर कम्स द टर्निंग पॉइंट। तो तू क्यों टर्न हुआ? पॉइंट अरे मुच्छड़ मारूंगा ना। सो अभी एक सीरियस बात है, सुनना। आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को ब्रो। सो अभी थोड़ा अपन हर्षद मेहता के ऊपर जाते हैं। वो बड़ा, बहुत बड़ा, और बाद में एक इन्फिनिट लेवल पे चला गया जहाँ पे उसको रोकने वाला कोई नहीं था। बट हर जगह भगवान तो बैठा रहता टपली मारने को, तो उसको मिला और आके जेल में ख़त्म हो गया। सो अब्दुल तेलगी का भी एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे बेंगलोर पुलिस को एक फुल ट्रक मिला जिसमें स्टैम्प पेपर्स भरे थे फुल, और वो फेक स्टैम्प पेपर्स थे जो अब्दुल करीम तेलगी बनाता था। बट पुलिस को लगा था कि वो असली है। हाँ, बट मिले थे उनको। इसको ऐसा लगा था कि वो चोरी का माल है। है। एंड वो लोग ऐसा शॉक हो गए, पता है क्या, कि जब उनको पता चला कि ये फेक है, चोरी का माल भी नहीं है। वाह सर राम। ये बॉटल गिर गया नीचे। नीचे पूरा पानी पानी हो गया। पानी पानी पानी। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? हाँ, कैसा हो गया था इसको सिर्फ कुछ तो बोलना था तो हाँ बोलता है। मेरे को ये नहीं पता था, मैं तो मैं होम बोल दिया। सो अभी वापस आते कि बेंगलोर पुलिस को वो पूरा फुल ट्रक मिला फुल ऑफ स्टैम्प पेपर्स, पूरा फेक। तो अभी उनको ऐसा लगा पहले कि ये चोरी का माल है, जैसे विनील ने बताया, बट बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा पता चला कि वो फेक है। और उनको कैसे पता चला कि ये अब्दुल भाई साहब ही कर रहे, क्योंकि पहले भी उसके पास जैसे बोला 25 FIRs है, तो थोड़ा नज़र में था कि कोई तो कर सकता है ये चीज़। तो फिर पुलिस को थोड़ा एक टिप मिला कि ये बंदा किधर दरगाह में जा रहा है कहीं पे, तो इसको पकड़ सकते हैं। और पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया और उसको अंदर भी किया। बाद में तो पता है नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होता है क्या है क्या नहीं, बट बाद में इसका फ्लैट चेक करने जा रहे थे। ऐसा मैंने अब रिसर्च किया ऑफ कोर्स, तो उसमें दिखा रहे थे कि फ्लैट चेक करने जा रहे, और उसको साथ अब्दुल को भी लेके गए कि इसके फ्लैट पे कुछ मिल जाए, जैसे किसी घर पे पैसा पड़ा रहता है तो छुपा के रखते हैं भाई, दीवारों से गिरते हैं पैसे। हाँ, तो अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पुलिस वाले ऐसे बोलते हैं कि जब ये लोग इसके घर पे इन्वेस्टिगेशन करने गए तो अब्दुल और साथ में सभी पुलिस वाले एक साथ होकर चिल कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे, वो लोग चिल कर रहे थे वहाँ पे बैठ के आराम से। अब्दुल भाई सब भी बैठे थे ऐसा। फ्रूटी बीटी मंगाया क्या अंदर ऐसा मस्त एसी चालू करके? एंड इसका मेरे को थोड़ा पता है, मतलब ये जब भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तो एक SIT बनाया वो लोग ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो सिर्फ अब्दुल का सब ढूंढने के लिए एम्पायर को। एंड अभी उसका इतना टाइप से, जैसा देव ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये वो सब, तो देव ने जैसा बोला कि वो लोग वहाँ पे चिल कर रहे थे ये वो सब, तो तब तक के लिए उसके पास बैकअप था कि कोई उसको बाहर से बचा सकता है ऐसा। बट थोड़ा इधर भी झोल हो गया कि जब नार्को टेस्ट का तू जब बोल रहा था ना, मैं बोलने वाला था अभी नार्को टेस्ट का, कि इसमें नार्को टेस्ट होते हैं। ऑफकोर्स आप क्रिमिनल हो तो तू रियल सब नाम नहीं बोल देगा ना, तेरे साथ कौन है कौन नहीं, तू सच नहीं बोलेगा। तो नार्को टेस्ट ऐसा रहता है कि एक तेरे को ड्रग देते हैं जिससे तू एक बेहोशी के स्टेट में आ जाता, तो अनकॉन्शियस ऐसा कुछ हो जाते हैं, और अपन सच बोलते, जो भी तेरे को पूछेगा ना तू सच बोलेगा। तो ये सब टेस्ट हुआ, इसका वीडियोस भी है ऑनलाइन, आप सर्च करके देख सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते, बड़े बड़े लेवल वाले लोग ऐसे बोलते कि नार्को टेस्ट वो फेक था, उसे कोई ड्रग दिया ही नहीं गया था, वो सिर्फ ऐसे सो के नाम ले रहा था, आग बंद करके ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो अनकॉन्शियस है, और वो सिर्फ लोगों के नाम ले रहा था। और लोगों के नाम लेने में तूने जब मेरे से बात किया था कि बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, जैसे देखो हर्षद मेहता के टाइम पे ना एक्चुअली मतलब लेजिट रिवील ही कर देता कि उसका और प्राइम मिनिस्टर का टाई अप था, मतलब वो खुला सा हो गया वो चीज का। बट तेलगी वाले स्कैम में भी ना, तेलगी अगर मैं वो नार्को टेस्ट के बारे में बात करूँ तो मतलब वो इंटरव्यूज है, मतलब इंटरव्यूज नहीं है कि SBI ने क्या रिवील किया उसके बारे में, उसने क्या क्या बोला, वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है।
उसमें तेलगी ने बोला था कि है ना उसके बहुत सारे पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वो पार्टी के एमपीज के साथ उसके ऑलरेडी टाइप्स थे। तो उसने एक एमपी को जो अच्छे खासे पोस्ट पे था उसको थोड़ा पैसे ब्राइब किए ताकि वो टाइम के करंट प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल सके, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा। तो फिर उनसे उसने बोला कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर के वो टाइम पे जब उसका एरा चल रहा था तब उसने उनसे 2 बार मिला था। वो एक दिल्ली में मिला था और एक बार बैंगलोर में मिला था। लेकिन ये बात जब सीबीआई ने प्राइम मिनिस्टर को पूछा तो ये सब डिनाई किया गया और ना ही एविडेंस मिला। पर ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि तेलगी ने ये इसके लिए बात बोली ताकि ये टॉपिक उससे हटके प्राइम मिनिस्टर पे चला जाए और उसको थोड़ा कम क्या बोलते हैं जेल की सजा मिले। बट इसमें ये भी है कि हो सकते हैं इन्वॉल्व, जैसे हर्षद मेहता के टाइम पे इन्वॉल्व थे और मे बी वो लोग एविडेंस उन्होंने छुपा दिया, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर अगर कौन से भी केस में इन्वॉल्व होगा तो सिर्फ डिपार्टमेंट का बेइज्जती नहीं होता, पूरे देश का वो होता है ऑफ कोर्स। तो मे बी वो चीज अवॉइड करने के लिए अभी उस पे पूरा धक्कल दिया गया तेलगी पे। एंड उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नाम लिया नार्को टेस्ट में, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी नाम लिया बहुत, एंड अंडरवर्ल्ड के भी कुछ लोगों का नाम लिया। इसमें छोटा राजन गैंग का नाम पॉपअप हुआ था बहुत, कि उसके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये गैंग का बहुत बड़ा हाथ था। इवन फॉर क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए भी, और मनी लॉन्ड्रिंग तो मेन था उनका, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज वो 25 FIRs के स्टेट में रह के उसने प्रॉपर्टीज खरीदे, ये सब किया, बहुत बड़ा बात हो गया। क्योंकि अब लोग ब्रेकिंग बैड भी देखे ना, उनमें कितने लगे उसके मनी लॉन्ड्रिंग करने को। एक वॉशिंग का सिर्फ उसने वो लिया था, उस पर वो पूरा बेस था। इसमें तो इसने 30,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया, तो सोचो मनी लॉन्ड्रिंग क्या रहेगा वो लेवल का। एंड ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इतना SIT था ना तब तक, तो बाहर से मैंने बोला कि बाहर से उसको बहुत लोग सपोर्ट करने वाले थे। तो एक और चीज़ तभी बहुत ऐसा, मतलब लोग बोलते हैं कि ये सब बहुत स्क्रिप्टेड लग रहा है, मतलब तब भी ही वो इन्वेस्टिगेशन के हेड ऑफिसर का डेथ हो गया। तो वो डेथ तभी क्यों हुआ, तब या तो वो डेथ है या तो मिस्ट्री है। और जितना भी रिसर्च किया ना उसमें ऐसा ही लिख के आया है कि वो एक बोलते ना कि वो डेथ का पता नहीं चला कि वो डेथ हुआ कैसे। एक अनवांटेड डेथ था कि उनका कैसा देहांत हुआ है, कोई रीज़न बाहर नहीं आया, ऐसा इमीडिएट डेथ हो गया उनका। ही वॉज अ हेल्दी मैन ना, इमीडिएट डेथ हो गया और केस ट्रांसफर हो गया सीबीआई के। पर देखा है तो फिर फर्क क्या पड़ा, दोनों पब्लिक डोमेन्स है। दोनों का ना गवर्नमेंट के साथ नाता है, ना किसी प्राइवेटाइजेशन के साथ नाता है। तो फिर एट द एंड मेरे को लगता है ऐसा कि SIT मतलब एक मे बी सिर्फ पुलिस का नॉर्मल टीम होगा, स्पेशल ऑफिसर्स रहेंगे उसमें, बट CBI में भी एक अलग बॉडी हो गया पूरा, जो सिर्फ ये मनी रिलेटेड मैटर्स को ही देखता रहेगा। तो वहाँ पे अभी ऐसा बोलते हैं वो रिसर्च के हिसाब से कि CBI का नाम इन्वॉल्व हो गया ना तो सब अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स फिर एक का नाम आया, दूसरे का आएगा, तीसरे का आएगा। तो इसके वजह से उसको बाहर से जो सपोर्ट मिल रहा था पूरा बंद हो गया, कोई ऑफिशियल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंड सेम एज हर्षद मेहता, वो भी देखो जब भी जेल में था वो लास्ट में ऐसा बोलता था कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, मेरे को बाहर नहीं निकाल रहे हो, ये वो सब बहुत अटका था बेचारा। तो इसके वजह से उसको सपोर्ट मिलना कम हो गया। पर इसमें सेकंड पर्सपेक्टिव भी है कि मतलब ऐसा भी पर्सपेक्टिव हो सकता है कि SIT बहुत सारी चीजें रिवील करने वाला था। हाँ, और मे बी CBI वो नहीं चाहता था वो ऑफिशियल्स का नाम, क्योंकि देखो ढूंढा तो मतलब SIT नहीं ढूंढा है उसको, पकड़ा भी उसने ही है। तो फिर मतलब शायद से वो कुछ ज्यादा रिवील कर देता और वो उस बात से डर के CBI ने वो केस अपने आप ले लिया, ये भी हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। एंड दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि SIT के मतलब बाहर तो ऑफिशियल्स बैठे, उनको में भी ऐसा डर रहेगा कि ये अभी जाके सबका मुंह उगलवा देगा, तो इसका केस ही CBI में डाल देते, जिसकी वजह से ये पूरा अंदर अटक जाए। बरोबर, ये भी हो सकता है। तो इसकी वजह से CBI को केस ट्रांसफ़र हो गया एंड फिर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। तो ऑफ कोर्स फिर कोर्ट को सब एविडेंस धीरे धीरे मिलने लग गया एंड पता चल गया कि ये स्कैम इसने बहुत लार्ज स्केल पे कर दिया है ऑफ कोर्स। तो इसको जेल हो गया, 30 साल का जेल का सज़ा इसको मिला। एंड फिर जेल में पूरा जेल का सज़ा नहीं मिला, इसका डेथ हो गया बीच में ऑफ कोर्स। तो जेल का सज़ा हो गया इसको। एंड तभी बाहर के
और भी बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम आया था इसमें, बट सेम कि एविडेंस नहीं मिला, इसके वजह से कुछ एक्शन ही नहीं ले पाए इसमें। तो ऐसा सब चल रहा है। पर तेरे को नहीं लग रहा 30 साल का जेल बहुत कम है 30,000 करोड़ के स्कैम के लिए? सिर्फ 30 साल का जेल नहीं था, उसको पेनल्टी लगा था 200 करोड़ का। 200 करोड़ क्या है उसके लिए? अपने लिए बहुत है, उसके लिए क्या है? जिसने वो इतना बड़ा स्कैम किया उसके लिए क्या है ये, मतलब। तो पर वो बाकी सब पैसे तो जब्त तो कर ही रहे हैं ना, मतलब। तो ये सब हो गया एंड अचानक से एक दिन उसका जेल में डेथ हो गया। जो बाहर सबने बोला कि उसको मेनिंजाइटिस और ऐसा एक डिजीज़ हो गया था जिसके वजह से उसका डेथ हुआ है, बट उसके लॉयर ने ऐसा क्लेम किया कि पुलिस ऑफिशियल्स और बहुत बड़े बड़े लोग उसके डेथ में इन्वॉल्व थे और अंदर ही उसको टपका दिया। हाँ मिस्टीरियस डेथ था। ऑफ कोर्स, मतलब वो अंदर है, किसी का नाम भी आ गया बाहर। तो एंड सेम ये हर्षद मेहता के इसमें भी है। बोलते हैं कि हर्षद मेहता का भी नेचुरल डेथ नहीं था, अंदर कुछ करवाया है ऐसा। तो उसको मार दिया गया। उसके लॉयर भी क्लेम कर रहे थे कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ये वो, बट नहीं हुआ। एंड उसकी वाइफ ने भी कुछ साल बाद, उसकी वाइफ का नाम शादिया तेलगी, उसने भी ऐसा क्लेम किया कि ये ऑफकोर्स नेचुरल डेथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अकेला इसमें इन्वॉल्व नहीं था। उसने तो डायरेक्ट क्लियर कट बोल दिया कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग का हाथ है, तो इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। बट सब इतना अच्छे से वो लोग ने घुमा फिराया ना कि किसी का कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा ही नहीं। एंड अब तक बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर अमाउंट पता ही नहीं है किसी को भी। एंड गवर्नमेंट को, सॉरी कोर्ट को तभी ये स्कैम को लीगल डिक्लेयर, ब्रो वो तो क्या था बे, मतलब वो लोग का चेकमेट हो गए, गवर्नमेंट ही चेकमेट हो गई। मतलब क्या है ये? मतलब इसका रीज़न बता देते हैं कि क्यों ऐसा लीगल करना पड़ा। कि जो इंडिया में, जैसे विनील ने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 2, 3, 4, 5 जन के बीच में, तो एक स्टैम्प पेपर बनता है, उससे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट कोई भी रहेगा वो इम्पोर्टेंट। तो अभी उसने 30,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बांटे, स्टैम्प पेपर्स बांटे, तो कितने सारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए रहेंगे। तो अभी अगर वो स्टैम्प पेपर्स को फेक डिक्लेयर कर दिया तो जितने भी इतने साल में कॉन्ट्रैक्ट्स हुए रहेंगे सब इलीगल हो जाएंगे, सब फॉल्स हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को मजबूरन वो कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल करने पड़े, ये स्कैम को ही लीगल करना पड़े। तो ये मे भी ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट लीगल स्कैम है ये। 1992 से लेके 2003 तक, या फिर जिस साल तक उसको पकड़ा, उधर तक के सब डील्स देखा जाए तो इलीगल है, बट है लीगल। मतलब कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये सोच कि तू इतना बड़ा स्कैम कर रहा है, बट लास्ट में पता चल रहा है कि हाँ मतलब नॉर्मल। मेरे मम्मी पापा का शादी 2001 में हुआ है मैं बट कोर्ट मैरिज नहीं था ना। हाँ, कोर्ट मैरिज नहीं था। कोर्ट मैरिज तो रहता ही है ब्रो। अरे बस साइन तो करना ही पड़ता है, कोर्ट मैरिज रहे या ना रहे। क्या बोलता है? हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट होता ही है ऑफ कोर्स। तो अपन लोग का डाउट है क्या फिर, अपन तीनों का? हो सकता है ब्रो हम लोग का। टुडुन। ये अभी ये पता नहीं यार, डीएनए टेस्ट करवाओ भाई। नहीं वैसे तो रियल ही है, बट कॉन्ट्रैक्ट अभी तेलगी के कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है ब्रो। ये तो बहुत डीप थिंकिंग हो बच है। गया। अरे भाई मेरे मम्मी पापा ने घर 2008-9 में लिया था, बच गया मैं। मेरा घर लीगल है एटलीस्ट। हम लोग ने 5 साल पहले लिया था। तो घर तो कभी ना कभी तो लिया ही रहेगा ना, 1992 से 2000 के बीच में। वो सब बहुत पहले दादाजी ने पहले लिया, फिर पापा ने और मम्मी ने बाद में लिया। बच गए, सेफ साइड है हम लोग थोड़े। सेफ साइड। तो ऐसा सब हुआ एंड फिर फाइनली स्कैम को लीगल डिक्लेयर करना पड़ा। एंड ऐसा बोलते हैं कि अगर वो लोग इसको डिक्लेयर नहीं करते ना लीगल, तो अपने जुडिशरी सिस्टम का तभी जो हालत हो जाता है ब्रो, एक एक चीज़ को सही करने में। वो तो रिवर्ट बैक कैसे करेगा? वो एक एक जगह पे कैसे जाएगा? वो मिलेगा कैसे हो जाएगा? तू सोचना कि जो बंदों ने ऐसा वो डील्स किया होगा, उन लोग की तभी क्या फटी रहेगी ना कि फक सब जो भी था फेक था। मतलब अभी उतना तो उनको पता है, वो आधे कम भाव में ले रहे तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट रहेगा ना ब्रो। आधे कम भाव नहीं, बट उनको कहाँ पता था कि इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा वो। पर जिसको पता रहेगा कि हम लोग ने भाई 500 की जगह 300 में लिया है, हाँ। तो हमरा उनके ऊपर तो लटकती तलवार। तो प्रॉफिट भी हो गया और लीगल भी हो गया। अरे बट 200 रुपए के प्रॉफिट के सामने तेरा बिजनेस डील फेक हो जाएगा, उसका क्या? वो सब जो भी डील्स है वो लोग के सामने सिर्फ गवर्नमेंट का आसरा था कि वो लोग अभी डिसीजन क्या लेंगे।
वो लोग लीगल नहीं करते। मेरे को इसमें एक डाउट है कि देखो अभी वो लोग ने बोले कि उन्होंने कम भाव में बेचा और वो जिधर जिधर डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगता है वो उधर उधर वो लोग गए, पर वो लोग के ऑलरेडी ऑर्डर्स नहीं रहते गवर्नमेंट से एवरी मंथ के। हो सकता है गवर्नमेंट को ऐसा हिंट नहीं गया होगा कि हमारे इतने सारे जगहों से ऑर्डर्स आना बंद क्यों हो गए। मे बी ये वो ऐसा बोला रहेगा ना मैंने कि वो स्टैम्प पेपर फेक जगह पे कुरियर करते थे। खुद ही करवा देता था। पर एक अलग अलग जगह पे करता रहेगा ना वो कुरियर, एक अलग जगह पे, फेक जगह पे। खुद के पर्सनल एड्रेस पे करता रहेगा कोई खुद और से। अभी देखो मैं एक फर्म चला रहा हूँ जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे को एवरी मंथ लगते हैं, बंडल भर भर के, और मैं रेगुलरली सालों से एवरी मंथ गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट से मंगाता हूँ। हाँ भी अचानक से मेरा वो मंगाना बंद हो गया तो गवर्नमेंट को हिंट नहीं जाएगा। नहीं, तू समझा नहीं। एक्चुअली ना मैंने इसमें ना रिसर्च किया था ना, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना जब वो जेल में गया था फर्स्ट टाइम और वहाँ पे रतन सोनी से मिला था। हाँ। तो रतन सोनी ने अब्दुल तेलगी से सबसे पहले ये बात बोली थी कि ये जो डिपार्टमेंट है ना स्टैम्प पेपर का, गवर्नमेंट सबसे कम ध्यान देता है उस पर, गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देता है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्कैम करना ईजी है। क्योंकि उसको पता चल गया ना, और रतन सोनी क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज में भी करता था और स्टैम्प पेपर में करता था, तो उसको डिफरेंस पता चल गया कि कहाँ पे इजीली स्कैम कर सकते। तो इसके लिए एक लॉन्गर टर्म में नहीं पता चला रहेगा गवर्नमेंट वालों को। देखा जाए तो गवर्नमेंट की मिस्टेक है कि बहुत सारे डिफेक्ट्स हुए उनके पार्ट पे। एक तो वो ऑक्शन मशीन, जिस मशीन से तुम पैसे बनाने वाले मशीन, भगवान क्या गवर्नमेंट थोड़ी कर ली ये करेगी, तो इसको क्यों करना है। प्लस सेकेंड ना ये लोग ने ध्यान दिया ठीक से, तू बोले डिपार्टमेंट में ध्यान नहीं देते थे। उनको ही खुद को वो मशीन्स को डिसमेंटल करके वो करना चाहिए, या फिर ऑफिशियल्स को इतना स्ट्रिक्ट वो रखना चाहिए कि वो बाहर लीक ना करे। ऐसा सब कौन एक्सपेक्ट कर सकता है ऐसे छोटी सी चीज को कोई इतना कर मैं दे। एक सच बात बोलूं, मतलब थोड़ा वियर्ड है, फनी भी है, बट गवर्नमेंट को हटा के, ये डिपार्टमेंट से हटा के प्राइवेटाइज करके अब्दुल तेलगी को बिठाया रहता ना, इंडिया को का मजबूत प्रॉफिट होता था। ये आइए हर्षद मेहता से भी बड़ा टैक्स भरता था ये। तो वो ये ना फिर क्रिमिनल को ये नहीं ला सकते। मतलब इसको लीगलाइज बिठाते थे तो मतलब ये भी अपना जड़ बुद्धि की जगह थोड़ा अच्छा बुद्धि वापरता कि नहीं भाई स्कैम नहीं करना है अपने को, तो फिर ये बड़ा बना सकता था कुछ। पैसे किसी भी नए को ऐसा अथॉरिटी थोड़ी दे देगा गवर्नमेंट। प्राइवेटाइज नहीं कर सकते पैसा, ये तो ऐसा ही हो गया कि पैसा बनाने को प्राइवेटाइज कर दिया। जब मालूम पड़ता है ना गवर्नमेंट को कि अब नहीं कर सकते, तब भी दे देते हैं वो लोग। पहले टाटा के पास से एयर इंडिया लिया, फिर मालूम पड़ा कि नहीं हमारे बस का है ही नहीं है, तो वापस दे दिया। समझा। वैसे जैसे स्टैम्प पेपर जब तो नया चीज पता चले कि ये भी चीज पे स्कैम हो सकता है, ऐसे कुछ और चीजें लगती है क्या तुम्हें कोई ऐसे गवर्नमेंट चीज जिस पे हो सकता है? स्टैम्प पेपर का तो मेरे को आइडिया नहीं था ऐसा चीज कुछ हो सकता है। मैं जेन्युइनली बोलूँ, जब मैंने ना स्टैम्प पेपर स्कैम है ना, मैं 10th स्टैंडर्ड में था ना, तभी एक बार सुना था, तो तभी मेरे को स्टैम्प पेपर मतलब ऐसा लगा कि वो पोस्ट कार्ड्स आते थे पता है, उस पे वो छोटे स्टैम्प, मेरे को अभी तक ऐसे ही लग रहा था 2 साल 1 साल पहले में वो छोटे स्टैम्प पेपर। और मैं तभी वो पॉन स्टार्स करके ना एक सीरीज आता था नेट जियो पे, वो पॉन स्टार्स, पॉन स्टार्स PAWN, पता। तो उस पे ना वो स्टैम्प पेपर्स पे वो $1 लाख का स्टैम्प पेपर्स बिकता था। मेरे को लगा वही रहेगा, उसका 30,000 करोड़ का स्कैम हो सकता है। बाद में पता चला मेरे सामने स्टैम्प सुन के पिक्चर क्या आता है सामने, वही तो आता है जिस पर अलग अलग पिक्चर बना हुआ रहता है, छोटा सा स्टैम्प। हाँ वही है। एक और बात है कि चल स्कैम हो गया, तो बाहर भी एक बार ऐसा हुआ था, अपन जो चेक लिखते हैं ना, तो एक बंदे ने बाहर ऐसा स्कैम किया था मे बी, कि उसको मालूम पड़ गया कि क्रॉस चेक होता है, अपन लाइन कर सकते हैं, अमाउंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये ज़ीरो वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो उसने लूप होल्स उसमें निकाला कि चेक में ऐसा सब झोल झपाटा कर सकते हैं। अपने को पढ़ाई में था ना। हाँ, तो उसने ये सब झोल झपाटा किया एंड उसने चेक में ये सब स्कैम करना चालू किया। जब वो पकड़ा गया ना, तो उसने खुद ने ऑफिशियल्स को बोला कि तुम्हारा ये गलती है, इसको सुधारो। तो उन्होंने वो सब सुधारा एंड आज कम थोड़ा ये होता है, चेक के केसेस में बाउंस चेक एकदम ज़्यादा होता है, तब जाके पुलिस का कुछ ये हो जाता है। इधर स्कैम हो रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फिर भी ध्यान क्यों नहीं आ रहा है। और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, हर्षद मेहता स्कैम हुआ जब भी, लोगों को पता है इतना बड़ा स्कैम हुआ, फिर भी कुछ साल बाद केतन पारेख का सेम स्कैम काय को हुआ। एग्जैक्टली 10 साल के बाद। हाँ, एंड ऐसा बोलते हैं, नॉट फैक्ट है कि नहीं पता नहीं है, कि जो हर्षद मेहता के सीरीज में भूषण रहता है ना, वही केतन पारेख है। हाँ तो बोला था, मेरे को ऐसा बिलीव नहीं हो रहा है, बट मे भी हो सकता है, इसमें ऑनलाइन दिखाया है। ऐसा है भी, पर ऐसा बोलते कि भूषण एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ऐसा बताया वो लोग ने अभी। नहीं बट रियल में हर्षद मेहता की किसने तो मारी थी। किसने एक बंदा नहीं था इंडिविजुअल। नहीं, एक इंडिविजुअल बंदा ने उसकी बहुत बड़े क्वांटिटी जो रहते हैं ना शहर की, उसकी मारी थी। एक बंदा था, कोई था।
वो उसको भूषण उन्होंने नाम दिया। अभिषेक बच्चन का तुम लोग ने वो बिग बुल देखा क्या मूवी? तो नहीं। उसमें ऐसा बताया है कि उसके खुद के भाई ने ही सुचिता दलाल को जाके कंप्लेन किया कि मेरा भाई बहुत उड़ रहा है, तो आप एक आर्टिकल डालो न्यूज़ में इसके बारे में, जिसके वजह से वो डर जाए। बट उसने आर्टिकल डाला एंड उसको ये नहीं पता था कि वो इतना इम्पैक्टफुल रहेगा कि सबके नज़र में आ जाएगा ऐसा। तो बहुत थियरीज है, कोई बोलते कि उसके भाई ने बोला था, कोई बोलते कि वो भूषण जो भी था। तो केतन पारेख का भी स्कैम का मे बी फ्यूचर में आएगा, वीडियो बनाएंगे स्कैम वर्स अपना। केतन पारेख का ऐसा मेरे को कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं, वो भी नहीं है इसके बारे में भी कहाँ पता था, बट देख के तो आ ही जाए। बट अगर तुम लोग चाहते हो कि केतन पारेख के स्कैम के ऊपर भी एक वीडियो बनाए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना एंड लाइक कर दो वीडियो को, ताकि ऐसे स्कैम नए हम भी थोड़े हंसल मेहता सर की तरह हम भी थोड़े स्कैम्स को थोड़ा ऐसा पब्लिक के सामने लाए। मेरे को ऐसा लगता है कि एक जन आ सकता है अपने शो पे, तो वो में भी अपने को स्कैम 1992 के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ बता सकते हैं। देखेंगे उनके 1992 स्कैम के बारे में आपको तो बहुत कुछ पता ही रहेगा, बट उनके प्रोडक्शन टीम में क्या हुआ था वो पता चलेगा। इनफैक्ट जो अभी बताएंगे नहीं कौन आने वाले हैं, पर जो भी आएंगे उन्होंने एक्चुअली एक पार्ट प्ले किया है 1992 स्कैम में, और वो अच्छा खासा पार्ट है ब्रो। फिक्स नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं फुल 100% कि आ जाए। और भी 3-4 लोग लाइन में हैं, यप, बट फिंगर क्रॉस। लेट्स सी। फाइनल बात ये है कि जैसे हम लोग ने आज स्कैम का डाला और आपको बोला कि आपको कुछ स्कैम में और आइडिया रहेगा तो बोलिए, तो आपको कुछ और टॉपिक्स भी रहेगा मन में जिस पे हम कवर करें तो वो भी आप बताइए, तो हम करें। क्योंकि हम लोग कभी कभी कुछ दिमाग में नहीं आता कि क्या बोले अभी, क्या बात करें, तो लोग भी बोलेंगे कि ये करो ये करो। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। ए भेड़िया भीगे होठ तेरे थंबनेल में काम आएगा। ये जिसम टू लग रहा है ना, इस पे व्हाइट कलर का कपड़ा।